Assalamu alaikum students, this is me Rubam Malik here, your zoology teacher with our lecture Applications of Biology for the Welfare of Mankind। हमने लास्ट लेक्चर में एंड किया था हमारे पास, जिसमें हमने मेडिसिन में, मेडिकल साइंसेज में एप्लीकेशंस पढ़ी थी बायोलॉजी की। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर में कि किस तरीके से एग्रीकल्चर में बायोलॉजी जो बायोलॉजी है हम किस तरीके से एग्रीकल्चर में उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले एक टेक्निक आती है दैट इज़ नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, यानी कि नाम से आपको लग रहा होगा हाइड्रो का जब जिक्र आ रहा है तो हम किसकी बात करें, वाटर की बात करें। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली आप यूँ कह सकते हैं कि जो हाइड्रोपोनिक्स है दिस इज़ द टेक्निक जिसमें हम अपनी वेजिटेबल्स को या हमारी क्रॉप्स को हम या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है फूड की उसको पूरा कर रहे हैं कम एरिया के अंदर, कम सॉइल के अंदर और ज़्यादा पानी की मिकदार रखते हुए हम उसको क्या कर रहे हैं, अपनी वेजिटेबल्स को ग्रो करवा रहे हैं। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि दिस इज़ अ वाटर कल्चर। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी वेजिटेबल्स को, आप अपनी जो फूड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए डिफरेंट वेजिटेबल्स और डिफरेंट आप फ्रूट्स वगैरह को हम डेवलप करवाने हैं कहाँ पर, हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू, वाटर कल्चर में। सॉइल लेस भी कह सकते हैं हम इसको, सॉइल लेस कल्चर इसलिए क्योंकि इसके अंदर सॉइल मौजूद नहीं होगी या बहुत कम होगी। और दूसरा जो इसका बहुत अहम फ़ायदा है वो ये है कि हम मिनरल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कि किस प्लांट में हमारे या किस क्रॉप में कितने मिनरल की रिक्वायरमेंट है उसको भी हम कह सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी बहुत बेहतर है कि हम इससे आइडिया लगाते हैं कि किस क्रॉप को ग्रो करने के लिए, बेहतर तरीके से ग्रो करने के लिए, अच्छा प्रोडक्टिव रिजल्ट देने के लिए कौन से मिनरल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो हम वो मिनरल्स रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, यानी हम उस वाटर के अंदर वो मिनरल ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं। ठीक है, तो अब ग्रोइंग लैंड प्लांट्स इन एरेटेड O2 सोल्यूशन, डेफिनेटली उस सॉल्यूशन के अंदर, उस वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होगी वो हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो हमें इसके क्या फ़ायदे हैं, तो पहला सबसे मेन फ़ायदा तो हमें ये मिलता है ना इसका कि हमारी फूड रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, कम वक्त के अंदर, यूँ कह लें आप, अपना वक्त भी बचाते हुए और दूसरा अपना एरिया भी बचाते हुए सॉइल लेस। अच्छा, अब सॉइल लेस की जब हमने बात की तो वो जितनी भी डिजीज़ हैं जो कि सॉइल से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, और सॉइल के अलावा उसमें जो वीड्स दूसरे यानी जंगली पौधे, यानी आपने एक क्रॉप लगाई लेकिन उसके अलावा उसमें हम देखते हैं कि काफ़ी इर्द गिर्द के दूसरे बेवजह के पौधे भी वहाँ पर निकल आते हैं, जो डेफिनेटली अगर वो वहाँ ग्रो कर रहे हैं और हमें उसका फ़ायदा कोई नहीं है लेकिन वो ज़मीन से, वो सॉइल से क्या कर रहे हैं, तमाम मिनरल्स ले रहे हैं, तभी तो वो बढ़ रहे हैं। तो वो तमाम प्रॉब्लम्स क्या होती है, हट जाती हैं। एक फ़ायदा इसका ये हो गया। दूसरा, हमारी फूड रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड अपना हासिल करें। दूसरा ये है कंट्रोल वीड एंड सॉइल डिजीज, सेम चीज़ के लेस एरिया रिक्वायर्ड, इंक्रीज फूड अवेलेबिलिटी टू मीट फूड रिक्वायरमेंट्स, डिटरमाइन विच ऑफ द मिनरल एलिमेंट्स आर इसेंशियल। जैसा कि अभी हमने बात की थी इससे पहले कि हम क्या करें, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि किस क्रॉप को कौन सा मिनरल ज़्यादा रिक्वायर्ड है अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए। तो साथ ही साथ ये डिटरमाइन करता है कि विच ऑफ द मिनरल एलिमेंट्स आर इसेंशियल, कि कौन सा मिनरल है जो इसेंशियल है, ज़्यादा ज़रूरी है किसी क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए, बेहतर प्रोडक्शन के लिए। तो ये हमारे पास हाइड्रोपोनिक्स के एडवांटेजेस आते हैं। ये बेसिकली बॉटनी रिलेटेड टॉपिक है लेकिन यहाँ हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं क्योंकि बायोलॉजी की, तो उसमें एग्रीकल्चर में हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। इसको डिटेल में आप अपने बॉटनी टीचर से, अपने बॉटनी सेक्शंस में इसको डिटेल में यकीनन कवर करेंगे अपने किसी चैप्टर में। फर्दर हम आ जाते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, दैट इज़ क्लोनिंग। क्लोनिंग से क्या मुराद है, क्लोनिंग प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट कॉपीज़, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की, किसी भी सेल्स की बात कर ले, चाहे आप मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात कर ले, हम उसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ बना रहे हैं। तो क्लोनिंग जो है ये बहुत ही मॉडर्न टेक्निक है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेज में, बायोटेक्नोलॉजी की काफ़ी मॉडर्न टेक्निक है जो इस्तेमाल की जा रही है। अब ये दो तरीके की हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है नेचुरल क्लोनिंग और फिर आर्टिफिशियल क्लोनिंग। अब क्लोनिंग को हमने कह दिया डुप्लीकेट कॉपीज़, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे नेचुरल क्लोनिंग की तो उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें हमारे पास आ रहा है आइडेंटिकल ट्विंस, यानी इसमें ह्यूमन बींग्स का आर्टिफिशियली कोई हाथ नहीं है। आइडेंटिकल ट्विंस इज़ अ नेचुरल क्लोन, ठीक है, यानी कि जब ये फीटस जो है एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट की बात हो रही है, तो जाइगोट स्प्लिट हो जाता है दो के अंदर। वो डिटेल में हम आगे कवर करेंगे इस चीज़ को इंशाल्लाह ताला जब हम रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से होता है। तो वो जाइगोट जो है स्प्लिट हो जाता है और डेफिनेटली हमें ट्विंस मिलते हैं, दैट इज़ नोन एज आइडेंटिकल ट्विंस। तो आइडेंटिकल ट्विंस हमारे पास हम कह सकते हैं एग्जाम्पल है किसकी, नेचुरल क्लोनिंग की, ठीक है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चाहे प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है कि एक चीज़ जो है वो डिवाइड हो जाती है
किसके अंदर, 2 के अंदर, और वो जो नए हमारे पास कैन से डॉटर सेल्स होते हैं वो बिल्कुल डुप्लीकेट होते हैं किसके, अपने पेरेंट सेल्स के, वो बिल्कुल उन्हीं के जैसे होते हैं, ठीक है, उसमें कोई वैरायटी नहीं होती है हमारे पास, ठीक। तो उसके बाद आ गया हमारे पास रीजेनरेशन, यानी कि कोई भी किसी भी लॉस्ट पार्ट का, बॉडी के लॉस्ट पार्ट का क्या हो जाना, दोबारा से रीजनरेट हो जाना, अब चाहे वो पार्ट हो चाहे वो सेल्स हो, इट डिपेंड्स कि रीजनरेशन की पावर हमारे जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो हम अगर बात करें स्मॉल फाइलम से लेकर, छोटे हमारे फाइलम से लेकर जब हम हाईएस्ट डिग्री की तरफ जाते हैं तो रीजनरेशन की पावर कम होती जाती है, ठीक है, क्योंकि सेल डिफ्रेंसिएशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास क्या है, बढ़ता चला जाता है। यानी एक हम बात करें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की या अगर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की भी बात करें, लेकिन वो फाइलम किसी फाइलम पॉरीफेरा से बिलोंग करता हो या फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ से बिलोंग करता हो, तो डेफिनेटली उनके जो हैं इतना सिस्टम्स इतने डेवलप्ड होते हैं ना, वो खुद हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर हम बात करें अब सीधा मैमल्स की बात करें या ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ऐसा तो नहीं ना कि हमारा कोई हाथ टूट गया या हाथ कट गया तो उसके बाद वो पूरा हाथ रीजनरेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन कुछ सेल्स, फॉर एग्जाम्पल हमारी स्किन पर कोई कट लगता है तो वो क्या होता है, वो हील हो जाता है, वो सेल अपने आप को क्या कर लेते हैं, माइटोसिस के जरिए दोबारा बना लेते हैं। तो रीजनरेशन क्या है, नेचुरल क्लोनिंग की हमारे पास एग्जाम्पल है। अब डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स एंड कैंसर्स, ट्यूमर या कैंसर क्या चीज़ है, कैंसर बेसिकली होता है किसी भी, चाहे स्किन का हो आपके पास, चाहे ब्लड का हो या किसी भी चीज़ का। जब हम कैंसर की बात करते हैं तो हम कैंसर का नाम सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेल्स, यानी सेल्स की जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, एबनॉर्मली। एबनॉर्मल सेल्स अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं, यानी अपनी ही जैसी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। तो उस चीज़ को, अब ये किस चीज़ में आ रहा है, ये भी आपके पास नेचुरल क्लोनिंग में आ रहा है, क्योंकि डुप्लीकेट कॉपीज़ बन रही हैं, एक चीज़ से अपनी ही जैसी दूसरी चीज़ बन रही है, ठीक है, कॉपी बन रही है। अब जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल क्लोनिंग की, यानी ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग के हम डुप्लीकेट बनवा रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो जब हम आर्टिफिशियल क्लोनिंग की बात करते हैं तो डॉली, जो कि नाम दिया गया एक शीप को, 1997 में इसको कल्चर किया गया, इसको बनाया गया, ये एक लैम शीप है जिसको बनाया गया, उसका नाम डॉली रखा गया। ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि स्टेप था, एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, एक सक्सेसफुल अचीवमेंट थी कि एक हमने ऑर्गेनिज्म साइंटिस्ट ने बनाया, ठीक है, और उससे उन्हें ये राह भी मिली कि आगे को चल के वो ह्यूमन बींग्स के ऑर्गन्स बना सकते हैं, ताकि वो ऑर्गन्स फिर हम क्या करें, ट्रांसप्लांट कर दें जिस भी ह्यूमन बींग को उसकी रिक्वायरमेंट हो। अब जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल क्लोनिंग किस तरीके से हेल्प करी हमें, तो बाय ग्राफ्टिंग, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट आप ग्राफ्टिंग आप यूँ देख लें कि जो कलमकारी जिसे हम उर्दू में कहते हैं, जिसमें हम गुलाब के फूल को, इसकी छोटी सी एग्जांपल कि आप क्या करते हैं, उस पर कलम लगाना उर्दू में हम कहते हैं, और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं ग्राफ्टिंग, कि आप उसको कट करके, ऑब्लिकली कट करके आप किसी दूसरे क्रॉप के साथ, प्लांट के साथ उसको अटैच करके सॉइल में जो है एम्बेड करते हैं और उसके बाद वो ग्रो करता है। तो ग्राफ्टिंग के ज़रिए हम बहुत सारे फ्रूट्स और अपने बहुत सारी कह सकते हैं कि आप क्रॉप्स को जो है बना रहे हैं, ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं मेडिसिन की, तो मेडिसिन में ग्रोथ हार्मोन्स, उसके बाद हमारे पास इंसुलिन, इंटरफेरॉन और एंटीथ्रोम्बिन, ये तमाम चीज़ें हैं जो हम बना रहे हैं आर्टिफिशियली, किसके अंदर, मेडिसिन के अंदर, वेलफेयर के लिए। अब जब हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स की, यानी कि ये वो हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी में जब इंजेक्ट किए जाते हैं तो वो आपकी बॉडी को क्या करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करवाएंगे, यानी कि ग्रोथ ऑर्गेनिज्म की हाइट की बात कर लें, चाहे इसमें आप या किसी भी हार्मोन्स के ज़रिए हम अपनी हेयर ग्रोथ की बात कर लें, चाहे हम अपनी हाइट की बात कर लें, तो ग्रोथ हार्मोन्स क्या करवाते हैं, बॉडी में ग्रोथ करवाएंगे। जब हम बात करते हैं इंसुलिन की, इंसुलिन आपके पास क्या है, मेडिसिन है जो कि कब यूज़ करते हैं, कब इंजेक्ट करते हैं हम डायबिटिक पेशेंट के लिए, या आपके पास हार्मोन है जो इंजेक्ट किया जाता है, तो इसको भी हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली हम क्लोन करते हैं, ठीक है, यानी इंसुलिन हम आर्टिफिशियली बनाते हैं और डेफिनेटली फिर उसके बाद डायबिटिक पेशेंट की ये मेडिसिन है। इंटरफेरॉन, ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं जो बेसिकली हेल्प करती हैं जब भी कोई वायरस या फिर कोई हमारे पास ऑर्गेनिज्म, ऐसा फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो है हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, तो ये वो प्रोटीन है जो उसके खिलाफ जो है आप कह सकते हैं इम्यूनिटी आपकी डेवलप करती हैं, ठीक है। एंटीथ्रोम्बिन, ये भी प्रोटीन की काइंड है, ये वो प्रोटीन्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर क्लोटिंग, यानी कि जो प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में जो काम कर रहे होते हैं, ये वहाँ मौजूद होती है, तो ये हमारी बॉडी, ब्लड हमारा क्लॉट ना हो ज़्यादा किसी भी माइनर सी इंजरी से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स हम अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं। तो ये तमाम जो है हमारे पास एप्लीकेशंस हैं बायोलॉजी की, जो कि यहाँ एंड होती है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो कंजर्वेशन पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं, या हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम इस चीज़ों को, इन तमाम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकें। थैंक यू।